गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह की चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह की परिभाषा, भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आज इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विराम चिन्ह क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये जानना आवश्यक है। तो विराम चिन्ह को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। विराम चिन्ह भाषा में उन संकेतों या चिन्हों को कहते हैं जो वाक्य में ठहराव, रुकावट, भाव और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ये लेखन को पढ़ने और समझने में सहायता करते हैं। विराम चिन्ह का सही उपयोग वाक्य को अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। विराम चिन्ह भाषा में उन संकेतों या चिन्हों को कहते हैं जो वाक्य में ठहराव, रुकावट, भाव और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ये लेखन को पढ़ने और समझने में सहायता करते हैं। विराम चिन्ह का सही उपयोग वाक्य को अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परिभाषा परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए अभी विराम चिन्हों के भेद और उनके उपयोग की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है पूर्ण विराम, या जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको कब उपयोग में लाया जाता है? वाक्य के अंत में ठहराव देने के लिए पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। तो वाक्य के अंत में ठहराव देने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वह स्कूल गया, तो ये जो है एक संपूर्ण वाक्य है, तो इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। भारत एक महान देश है, तो यहाँ पर जो है पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। चलिए अभी प्रश्नवाचक चिन्ह, या जिसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है ये जानते हैं। किसी प्रश्न या पूछताछ वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसी प्रश्न या पूछताछ वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि तुम्हारा नाम क्या है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। उत्तर में आ सकता है मेरा नाम मोहन है या मेरा नाम राम है। उसी प्रकार क्या तुमने होमवर्क किया, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुमने होमवर्क किया, तो इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। परिभाषा, आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा या अन्य तीव्र भाव व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा या अन्य तीव्र भाव व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अरे यह तो कमाल है। इसके अलावा वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद आता है आपका अल्प विराम, जिसको अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको किस प्रकार से जाना जा सकता है और इसका उपयोग कब किया जाता है? वाक्य में थोड़ा ठहराव या अलग अलग शब्दों का सूचीबद्ध करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो वाक्य में थोड़ा ठहराव या अलग अलग शब्दों का सूचीबद्ध करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राम, श्याम और सीता पार्क में खेल रहे थे, तो यहाँ पर राम, श्याम और सीता तीनों अलग लोग हैं, तो इसीलिए इनको पहचानने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया गया है। इसके अलावा वह तेज, होशियार और मेहनती है, तो यहाँ पर तेज, होशियार और मेहनती तीन अलग गुण हैं, तो इनको भी अलग जानने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया गया है। इसके बाद आता है अर्ध विराम, या जिसको सेमी कॉलम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो वाक्यों के बीच बड़ा ठहराव देने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो दो वाक्यों के बीच बड़ा ठहराव देने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वह पढ़ाई कर रहा था, उसका भाई खेल रहा था। तो यहाँ पर जो है दो अलग अलग वाक्य हैं, तो इनको खंड करने के लिए या इनके बीच ठहराव लाने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया गया है, अर्ध विराम का उपयोग किया गया है। इसके बाद आज मौसम अच्छा है,
चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्ध विराम उपयोग किया गया है। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। परिभाषा क्या है? किसी के कथन, संवाद या विचार को उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी के कथन, संवाद या विचार को उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी महत्वपूर्ण या किसी महान व्यक्ति का कोई कथन है या संवाद है जो जानना आवश्यक है, तो उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है ताकि जो ध्यान है उसकी तरफ जाए। तो इसीलिए जो है उसको उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। शिक्षक ने कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद आता है योजक चिन्ह। तो ये क्या है? दो शब्दों को जोड़ने या वाक्य के बीच में जानकारी जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दो शब्दों को जोड़ने या वाक्य के बीच में जानकारी जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हिंदी उर्दू का संबंध गहरा है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह है। दो अलग अलग भाषाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। राम श्याम दोनों मित्र हैं। इसके बाद आता है कोष्टक चिन्ह। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसको कब उपयोग में लाया जाता है? वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मेरा मित्र जो दिल्ली में रहता है कल आया था। तो मेरा मित्र, तो प्रश्न आता है कि तेरा कौन सा मित्र है, कहाँ से आया है? तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो मेरा मित्र जो दिल्ली में रहता है कल आया था। तो यहाँ पर कोष्टक चिन्ह लगाकर जो है इसको बताया गया है। इसके बाद आता है यह किताब प्रकाशित वर्ष 2020 में बहुत लोकप्रिय था। तो यहाँ पर जो है ये किताब यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जो प्रकाशित हुई थी 2020 में। ये ऐड किया गया है इस किताब के बारे में जानकारी। तो कोष्टक चिन्ह के माध्यम से इसको ऐड किया जा सकता है। इसके बाद आता है उपविराम। तो इसकी परिभाषा क्या है? सूची, व्याख्या या उद्धरण से पहले उपविराम का प्रयोग होता है। तो सूची, व्याख्या या उद्धरण से पहले उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर खाने की सूची, रोटी, सब्जी, दाल। तो यहाँ पर जो है उद्धरण का उपयोग किया गया है। उद्धरण से पहले जो है उपविराम का उपयोग किया गया है। खाने की सूची, रोटी, सब्जी और दाल। इसके बाद उसने कहा मैं समय पर आऊँगा। तो यहाँ पर भी जो है उपविराम का उपयोग किया गया है कि उसने कहा कि मैं समय पर आऊँगा। चलिए अभी निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। निष्कर्ष क्या है विराम चिन्हों का? विराम चिन्ह वाक्य को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। इनका सही प्रयोग लेखन को अर्थपूर्ण और पढ़ने में सरल बनाता है। सभी विराम चिन्हों का उपयोग उनके निर्धारित स्थान और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। तो इसीलिए जो है विराम चिन्ह भी हिंदी व्याकरण में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। इसके बिना कोई भी भाषा जो है या कोई व्याकरण जो है शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए विराम चिन्ह की आवश्यकता होना भी अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आज हमने विराम चिन्ह की चर्चा की जहां से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस पाठ का संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैं आपको दूं, जैसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उदाहरण वाले क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।